हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 पुनर्स्थापना और क्रांतियाँ 1815 से 1848 वियना की कांग्रेस और यूरोप का संगीत कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। शक्तिशाली साम्राज्य टूट रहे थे, नई नई राष्ट्रीय आकांक्षाएं सिर उठा रही थी, यूरोप में अराजकता थी, और तब सामने आए हमारे वियना की कांग्रेस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे यूरोप की बड़ी शक्तियों ने मिलकर शांति स्थापित करने की कोशिश करी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1799 से 1815 के नेपोलियन युद्धों ने यूरोप को पूरी तरह बदल दिया था। पुराने शाही परिवार उखड़ गए, सामंती व्यवस्था हिल गई और स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद के विचार फैल गए। तो स्टूडेंट, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1799 के 1815 के जो नेपोलियन युद्ध थे, उनसे राजतंत्र गिर गए, सामंती व्यवस्था टूट गई और स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद के विचार भी फैल गए, जिससे कि पूरा यूरोप हिल चुका था। लेकिन वाटरलू 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की शक्तियां ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और बाद में फ्रांस ने निश्चय किया कि क्रांति से उत्पन्न उथल-पुथल को खत्म करके शांति और स्थिरता बहाल की जाए। इसके लिए वियना कांग्रेस 1814 से 15 बुलाई गई। तो स्टूडेंट, जो हमारी वाटरलू की संधि हुई, जो वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, उसमें नेपोलियन हार गया। और नेपोलियन के हारने के बाद जो यूरोप की शक्तियां थी उन्होंने तय किया अब स्थिरता बहाल करनी होगी, और इसी उद्देश्य से जो वियना की कांग्रेस है वो बुलाई गई, जो कि हमारी 1814 से 1815 तक चली। तो चलिए इस चैप्टर की जो हमने शुरुआत कर ली वो एक छोटा सा परिचय मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वियना कांग्रेस के प्रमुख नेता को लेकर। तो हम वियना कांग्रेस के प्रमुख नेता देखेंगे। तो वियना में यूरोप के सबसे बड़े जो नेता थे वे थे जूटे या प्रिंस मेटरनिक, जिन्हें कांग्रेस का मुख्य योजनाकार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये है हमारे प्रिंस मेटरनिक जी। रूस के अगर देखेंगे तो रूस में जार अलेक्जेंडर फर्स्ट में देखने को हमें मिल जाते हैं। पर्शिया में किंग फ्रेडरिक विलियम थर्ड देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन से लॉर्ड कैसलरी और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन देखने को मिलते हैं। फ्रांस से टैलिना कूटनीतिज्ञ देखने के मिलते हैं। और ये जो सभी थे, इन सभी का एक ही उद्देश्य था, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना और पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो इनका उद्देश्य था राजशाही को फिर से स्थापित करना और यूरोप में जो बैलेंस और पावर है यानी शक्ति का संतुलन है वो कायम रहे, ये सभी इन्हीं का उद्देश्य था। तो यही थे हमारे वियना कांग्रेस के प्रमुख नेता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था प्रथम पेरिस संधि, जो कि हमारा 1814 में हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले पेरिस समझौता के बारे में, जो कि हमारा 1814 ईस्वी में हुआ। तो नेपोलियन की पहली हार के बाद हुई। फ्रांस की सीमाएं 1792 की स्थिति पर लौटा दी गई। तो स्टूडेंट, जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद हमारी पेरिस की संधि हुई, जिसमें कि जो फ्रांस की सीमाएं थी वो 1792 की स्थिति पर वापस लौटा दी गई थी। बोर्बोन वंश लुई 18वें को सत्ता वापस दी गई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लुई 18वें जी है। इन्हें
वापिस सत्ता दे दी गई, जो कि एक बॉर्बन वंश के एक राजा थे। फ्रांस को युद्ध मुआवजे से छूट दी गई ताकि वह यूरोप का स्थायी हिस्सा बना रहे। तो जो फ्रांस था उसको युद्ध मुआवजे से छूट दी गई ताकि वो स्थिर बना रहे, और लुई 18वें को सत्ता सौंप दी गई। तो यही था हमारा पहला पेरिस समझौता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूरोपियन नेताओं के सामने समस्याएं। तो यूरोपियन नेताओं के सामने क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके सामने समस्याएं थी कि फ्रांस को कैसे नियंत्रित करे, किन शाही परिवारों को सत्ता में बहाल किया जाए, साथ ही नेपोलियन द्वारा फैलाए गए राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्र के विचारों को कैसे दबाया जाए, और यूरोप का राजनीतिक नक्शा फिर से कैसा खींचा जाए। तो ये सभी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि यूरोप नेताओं के सामने थे। तो इसी सभी के लिए उन्होंने वियना कांग्रेस समझौता रखा। और वियना कांग्रेस समझौते में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस में बोर्बन वंश की वापसी के बारे में। लुई 18वें को पुनः गद्दी पर बैठाया गया। तो स्टूडेंट जो लुई 18वें थे उसको फिर से राजवंश की वापसी करके गद्दी पर बिठाया गया। फ्रांस में फिर से बोर्बन राजवंश की स्थापना हो गई। उसके बाद आया पुराने शाही परिवार की बहाली। जहां जहां नेपोलियन ने अपने रिश्तेदार बिठाए थे वहां वहां पुराने राजा रानियां लौटाए। तो जहां जहां नेपोलियन ने अपने रिश्तेदार बैठाए थे वहां फिर से पुराने राजा लौटाए गए। थर्ड आता है फ्रांस को आशाएं पर रखना। तो फ्रांस को यूरोप की राजनीति में कमजोर और नियंत्रित रखा गया। फिर आता है युद्धग्रस्त देशों को मुआवजा। तो जो युद्धग्रस्त देश थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, रूस, इन सभी को क्षेत्र व कुछ लाभ भी दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। उसके बाद क्रांतिकारी विचारों पर रोक रखी गई, जिसमें उदारवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को खतरनाक मानकर उनको दबाने का जो वो है फैसला है वो किया गया। तो यही सभी थे हमारे क्रांतिकारी विचारों पर जोर रोक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई वो हमारी है पेरिस की दूसरी संधि। तो अब हम बात कर लेते हैं पेरिस की दूसरी संधि के बारे में, जो कि हमारी 1815 ईस्वी में हुई। तो वाटरलू में नेपोलियन की अंतिम हार के बाद हुई। तो ये पेरिस की दूसरा समझौता भी हमारा वाटरलू की हार के बाद हुई। इसकी जो शर्तें थी वो बहुत ही कठोर थी, जैसे कि सेना कम करना, भारी जुर्माना देना, साथ साथ विदेशी सेनाएं अस्थायी रूप से फ्रांस में तैनात करना। तो यही सभी बात हमारे दूसरे पेरिस समझौते में की गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वियना कांग्रेस के कार्य। तो वियना कांग्रेस के क्या क्या कार्य थे। तो कांग्रेस ने यूरोप का नया नक्शा तैयार किया, राजशाही बहाल हुई और साथ साथ फ्रांस को कमजोर किया गया। तो यूरोप का नया नक्शा तैयार किया, शाही परिवारों की वापसी हुई, फ्रांस को कमजोर बनाना और यूरोप की स्थिरता सुनिश्चित करना, ये सभी वियना कांग्रेस के कुछ प्रमुख कार्य थे। अब हम बात कर लेते हैं वियना कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य में हम देखेंगे तो वैधता का सिद्धांत दिया गया, जिसमें कि केवल वैश्य परिवार ही शासन करेंगे। तो वैसा ही परिवार ही शासन करेंगे, ये प्रमुख उद्देश्य रखा गया। दूसरा, फ्रांस पर नियंत्रण किया गया, जिसमें फ्रांस को यूरोप की राजनीति से अलग रखा गया। थर्ड आया हमारा यूरोप में संतुलन, जिसमें कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बने, इसके लिए क्षेत्रों का बंटवारा किया गया ताकि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बने और बैलेंस ऑफ पावर बनी रही। तो यही था हमारे वियना कांग्रेस के कार्य और उसके उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति संतुलन का, बैलेंस ऑफ पावर का। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, यह वियना कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, प्रथा और रूस ये सभी आपसी सहयोग से यूरोप में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। तो जो हमारा वियना कांग्रेस थी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर को देखते हैं, जिसमें कि जो चार राष्ट्र थे जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया और रूस, इनको शांति बनाए रखने का वादा किया गया इन्होंने। तो यही थी हमारी शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है विनय कांग्रेस का मूल्यांकन। तो इसमें हम देखेंगे कांग्रेस ने लगभग 40 वर्षों तक 1815 से 1853 यूरोप में बड़े जो युद्ध थे उन सभी को रोका। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये कृत्रिम थी, क्योंकि इससे जनता की इच्छाओं और राष्ट्रवाद को भी दबा दिया गया। तो कांग्रेस ने लगभग 40 साल तक 1815 से 1853 तक बड़े युद्धों को रोक दिया। लेकिन इसमें कई कमजोरियां हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि अप्राकृतिक एकीकरण हो गया, अलग अलग राज्यों को जबरन छोड़ दिया गया। साथ ही राष्ट्रीयता की उपेक्षा, जो इटली और जर्मनी के लोग थे वे एकता चाहते थे लेकिन उन्हें दबा दिया गया। फ्रांस से प्रतिशोध लिया गया, उस पर कठोर शर्तें लगाई गई। छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा की गई, जिससे कि उनकी जो आवाज है वो नहीं सुनी गई। पूरे यूरोप की समस्या अनसुलझी रह गई और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शक्तिशाली बन गया, जिससे कि पवित्र रोमन साम्राज्य जो था उसका भी अंत हो गया था। तो ये थे हमारे वियना कांग्रेस की कमजोरियां। इसके बाद उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं। उपलब्धि में देखेंगे तो यूरोप में लगभग 40 साल शांति रही।
नया राजनीतिक नक्शा और पुनर्निर्माण हुआ। बाद में जर्मनी में जर्मन कॉन्फेडरेशन जो इसमें 39 राज्य बने, जिससे कि भविष्य में एकीकरण की राह जो थी वो खोली गई। साथ साथ दासता के खिलाफ संकल्प भी पारित किया गया। तो यही थी वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। इसके बाद आता है आकलन। आकलन में देखें तो कांग्रेस ने शांति तो दे दी, लेकिन जो जनता थी वो उनकी आकांक्षाओं को अभी भी अनदेखा कर रही थी। और यही कारण था कि 1830 और 1848 में जो क्रांतियां थी वे यूरोप में भड़की। तो यही था हमारा आकलन। आकलन के बाद नेक्स्ट आता है यूरोप का संगीत कार्यक्रम। तो ये जो संगीत कार्यक्रम था ये हमारे वियना कांग्रेस की प्रणाली का दूसरा नाम था। यानी कि यूरोप की बड़ी शक्तियां आपसी सहयोग से महाद्वीप में स्थिरता बनाए रखे। यही था हमारा यूरोप का संगीत कार्यक्रम। इसके बाद आया पवित्र गठबंधन, जिसे हम होली अलायंस भी कहते हैं, जो कि हमारा 1815 में हुआ। इसमें रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ, जिसमें राजशाही की शिक्षा, रक्षा और क्रांतिकारियों को दबाया गया। उसके बाद एक सलाह चैपल सम्मेलन हुआ, जो कि 1818 में हुआ। इसमें फ्रांस को फिर से यूरोप की राजनीतिक शक्ति में शामिल किया। चौगुट आंदोलन गठबंधन में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रशा इन सभी को सामूहिक सुरक्षा की नीति दी गई। टोपरू सम्मेलन में 1820 में जो हुआ उसमें यह निर्णय हुआ कि कहीं भी विद्रोह हो तो मिलकर दबाएंगे। उसके बाद लाइबेक सम्मेलन हुआ, जो कि 1821 में हुआ, जिसमें नेपल्स और पीटमोंट ने विद्रोह को कुचल दिया। उसके बाद विरोना सम्मेलन हुआ, जो कि 1822 में हुआ, जिसमें स्पेन ने विद्रोह दबाने के लिए हस्तक्षेप किया। उसके बाद यूरोप के कॉन्सर्ट का जो अंत था वो हो चुका था। तो धीरे धीरे ब्रिटेन इस नीति से अलग हुआ और 1830 और 1848 की क्रांतियों ने इसे पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया था। तो यही थे हमारे कुछ सम्मेलन जो कि मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे वियना कांग्रेस 1815 का उद्देश्य था नेपोलियन युग के बाद यूरोप को स्थिर बनाया और जो पुरानी व्यवस्था है वो वापस लौटाई जाए। तो इससे कि जो यूरोप थी उसका अस्थायी शांति तो मिल गई, लेकिन जो राष्ट्रीयता और उदारवाद था उससे आगे की क्रांतियों की नींव रखी गई। साथ ही कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप जो था वो उसका सहयोगी तंत्र था यूरोपीय शक्ति का, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। तो स्टूडेंट यही थी कहानी वियना कांग्रेस और यूरोप का सांघातिक कार्यक्रम की। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा जो ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पुनर्स्थापना और क्रांतियों के बारे में, जो कि हमारे 1815 से 1848 तक चले। और इसमें 1830 और 1848 की क्रांतियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट साल था हमारा 1815 का। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप एक बार फिर पुराने राजाओं के हाथों में चला गया। फ्रांस में बोर्बन वंश की वापसी हुई, लेकिन जो जनता की याद थी उनकी याद में 1789 की क्रांति और स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार गहराई तक बैठ चुके थे। तो आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे 1830 और 1848 की क्रांतियों ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 1815 की वियना कांग्रेस ने फ्रांस में बारबेन वंश को पुनः सत्ता में बैठा दिया, लेकिन फ्रांस और यूरोप की जनता ने 1789 की क्रांति और नेपोलियन काल से स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार आत्मसात कर लिए थे। तो स्टूडेंट जो वियना कांग्रेस थी उसने फ्रांस में बोर्बन वंश को तो गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन जो आम लोग थे वे अब चुप नहीं बैठने वाले थे। उनसे भी जनता ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सपने देख लिए थे। तो जनता पुराने निरंकुश शासन और सामंती विशेष अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यही हुआ कि 1815 से 30 के बीच लगातार असंतोष रहा और 1830 में एक नई क्रांति भड़क उठी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1848 में एक और व्यापक क्रांति ने यूरोप को हिला दिया। तो यही सब वजह थी कि 1815 से लेकर 1830 तक असंतोष लगातार बढ़ा और आखिरकार जो फ्रांस था उसमें फिर से क्रांति की जो आग थी वो भड़क उठी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बोर्बेन वंश और लुई 18 की पुनर्स्थापना, जो कि हमारे 1814 से 24 तक चली। तो नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में लुई 18वें, नेपोलियन से पहले का राजा, को गद्दे पर बैठाया गया, लेकिन जनता राजतंत्र को संदेह की नजर से देख रही थी। लुई 18वें ने समझे कि यदि उसे टिकना है तो कुछ सुधार करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लुई 18वें जी है। तो इसको नेपोलियन के पतन के बाद दोबारा राजा बनाया गया, क्योंकि
जो ये राजा था ये हमारे नेपोलियन से पहले का राजा भी था। और ये राजा था, इसको उसकी राजशाही की सच्चे निगाह से देख रही थी उसकी जनता। तो उसे समझ में आ गया कि अगर उसे टिकना है, अगर उसे गद्दी बचानी है, तो उसको कई ऐसे सुधार करने होंगे। यानी कि अब राजाओं को भी जनता का डर सताने लगा था। तो ये था हमारा बोर्बन वंश और लुई 18 की पुनर्स्थापना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1814 का चार्टर। 1814 के चार्टर में देखें, यह एक तरह का संविधान था जिसमें राजा ने दिया। इसमें दो सदनों वाली सदन की व्यवस्था थी, पेरिस का सदन उच्चवट, डेप्यूटीज का सदन चुनाव द्वारा। तो जो लुई 18वें था उसने जनता को खुश करने के लिए एक चार्टर जारी किया और इसमें दो सदनों वाली संस्था की व्यवस्था की गई। पहला था हमारा पेरिस का सदन जो कि हमारा उच्च वर्ग होता था। दूसरा था हमारा डेप्यूटीज का सदन जो कि हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते थे। लोगों को कुछ नागरिक अधिकार दिए गए जैसे संपत्ति का अधिकार, प्रेस की आंशिक स्वतंत्रता, समान कर व्यवस्था। तो ये सभी अधिकार लुई 18वें ने दिए। तो स्टूडेंट याद रखिए, ये सभी राजा की कृपा पर आधारित थे। यानी यह संविधान अभी भी अधूरा था, जनता को कभी अभी असली जो लोकतंत्र है उससे बहुत ही दूर रखा गया था। तो ये था हमारा 1814 का चार्टर। इसके बाद हम चार्टर का महत्व देख लेते हैं। चार्टर के हम महत्व में देखें तो पहली बार फ्रांस में राजतंत्र को संवैधानिक रूप मिला। तो फ्रांस में पहली बार राजशाही को संवैधानिक रूप दे दिया गया। लेकिन जो असली शक्ति थी वो अभी भी राजा के हाथ में थी। तो जनता की जगह राजा की कृपा पर आधारित थी। लोकतंत्र की दिशा में यह आधा अधूरा कदम माना जाता है। तो जो चार्टर है वो जनता को आधे अधूरे अधिकार देकर केवल उन्हें शांत करने का एक तरीका था। तो इसे लोकतंत्र की ओर पहला कदम तो कहा जा सकता है, लेकिन ये जो कदम था ये अभी भी अधूरा कदम था। तो ये था हमारा चार्टर का महत्व। चार्टर के महत्व के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक दलों का उदय। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों के उदय के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्रा रॉयलिस्ट के बारे में। तो इस दौर में हमारे कई अलग अलग राजनीतिक गुट उभरे। जैसे कि पहले हमारा है अल्ट्रा रॉयलिस्ट, कट्टरपंथी जो पुराने सामंती विशेष अधिकार और चर्च की शक्ति लौटाना चाहते थे। तो जो अल्ट्रा रॉयलिस्ट थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अल्ट्रा रॉयलिस्ट जी है, इन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था और चर्च की ताकत वापस लाने की कोशिश करी। उसके बाद नरमपंथी आए जिन्होंने सीमित सुधार और स्थिरता लाने की कोशिश करी। उसके बाद लिबरल पार्टी आई। लिबरल पार्टी ने बुजुर्गा वर्ग द्वारा समर्थित थी लिबरल पार्टी, और वे संवैधानिक अधिकार और अधिक स्वतंत्रता चाहते थे। फिर रिपब्लिकन पार्टी है जो कि क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसमें राजशाही खत्म करके गणराज्य बनाना की बात की गई थी। उसके बाद बोनापार्टिस्ट आए जिसने नेपोलियन और उसके साम्राज्य की वापसी जो चाहते थे। अन्य असंतुष्ट समूह भी आए जैसे कि मजदूर, किसान और छात्र थे, जिन्हें की गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जो थी वो परेशान कर रही थी। उसके बाद व्हाइट फियर देखने को मिलता है जो कि राजशाही और प्रतिक्रियावादी ताकतों का उदारवादी और क्रांतिकारी के प्रति दमन और भय था, उसको ही व्हाइट फियर कहा गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1815 से 16 का आम चुनाव। तो प्रारंभ में अल्ट्रा रॉयलिस्ट प्रभावी थे, लेकिन जनता के दबाव और लिबरल विचारधारा के फैलने से उनका प्रभाव कम हो गया। धीरे धीरे मॉडरेट्स और लिबरल राजनीति में मजबूत हुए। तो जब हमारा 1815 के 16 के आम चुनाव हुए तो उसमें अल्ट्रा रॉयलिस्ट का दबदबा था, लेकिन जैसे जैसे जनता में असंतोष बढ़ा तो उस समय लिबरल विचारधाराओं का प्रभाव भी फैलने लगा था। तो धीरे धीरे मॉडरेट्स और लिबरल्स मजबूत होते गए और अल्ट्रा रॉयलिस्ट की जो शक्ति थी वह कम होने लगी थी। यानी कि जो जनता थी उसका मूड साफ था, अब वे पुरानी व्यवस्था से निकलकर बदलाव की ओर बढ़ना चाहते थे। तो यही था हमारा 1815 से 16 का आम चुनाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चार्ल्स टैन, 1824 से 1830 का शासन। तो लुई 18 की मृत्यु के बाद उसका भाई चार्ल्स टैन राजा बना। वह अत्यधिक प्रतिक्रियावादी था, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चार्ल्स टैन जी है। तो 1824 में जब लुई 16वें 18वें की मृत्यु हो गई तो उसका भाई चार्ल्स टैन गद्दी पर बैठा। लेकिन ये जो राजा था ये बहुत ही रूढ़िवादी राजा था। तो उसने चर्च और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार बढ़ाए, जनता में गुस्सा बढ़ा। तो उसने चर्च और कुलीन वर्ग को ताकत देने की कोशिश की। तो उसकी जो नीति थी उससे जनता में असंतोष और गुस्सा बढ़ा दिया, और जनता को लगने लगा जैसे 1789 से पहले का दौर है वो फिर वापस लौट आया हो। तो ये थे हमारे चार्ल्स टैन का शासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1830 की क्रांति और उसके कारण का। तो सबसे पहले क्रांति के जो कारण है उसमें हमारे चार्ल्स टैन की नीतियां देखने को मिलती है। तो चार्ल्स ने टैन ने ऐसे कई फैसले लिए जैसे कि चर्च को अधिक शक्ति देना,
पुराने सामंती वर्ग को मुआवजा देना, साथ साथ प्रेस पर सेंसरशिप यानी प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी थी। इसी के साथ साथ कारण में अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं पॉलीटेक्निक मंत्रालय, जो कि हमारा 1828 से 1830 तक चला, जिसे कि अत्यधिक लोकप्रिय रहा। विले में 1825 से 1828 और मार्टिनेक में 1828 से 29 तक रहा। इसमें थोड़े सुधार करने की कोशिश करी, लेकिन ये भी असफल रहा। उसके बाद 1830 का अध्यादेश आता है। 1830 के अध्यादेश में प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी गई, संसद भी भंग कर दी गई, चुनाव प्रणाली बदल दी गई, विपक्ष को बाहर कर दिया गया। और ये जो चिंगारी थी, ये सबसे बड़ी चिंगारी बनी 1830 का अध्यादेश, जिसने की क्रांति को जन्म दिया। तो ये था हमारा 1830 का अध्यादेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1830 की क्रांति, जुलाई क्रांति के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो 27 से 29 जुलाई 1830 को जनता सड़कों पर उतर आई। मजदूर, छात्रों और लिबरल मध्यम वर्ग ने विद्रोह किया। तीन गौरवशाली दिन ने जनता में बैरिकेड लगाए और लड़ाई लड़ी। तो स्टूडेंट, 27 से 29 जुलाई 1830 का समय है, जो फ्रांस की जनता थी वो सड़कों पर उतर गई। और ऐसे बहुत से वर्ग थे जिन्होंने मिलकर बैरिकेड बनाए और 3 दिनों तक पेरिस के गलियों में जबरदस्त लड़ाई उन्होंने लड़ी। इतिहास में इसे टूरिस्ट ग्लोरियंस यानी कि तीन गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। आखिरकार जो चार्ल्स टैन था वो भाग गया और लुई फिलिप को जनता का राजा घोषित किया गया। तो लुई फिलिप को जनता का राजा इस समय घोषित कर दिया गया। तो यही थी हमारे 1830 की क्रांति। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1830 की क्रांति के प्रभाव के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो बारवेन राजवंश था वो समाप्त हो गया। साथ साथ जुलाई राजशाही की शुरुआत हो गई, जिसमें लुई फिलिप को राजा बनाया गया और मध्यम वर्ग का प्रभाव भी इसमें बढ़ा। यूरोप पर भी प्रभाव पड़े, जिसमें बेल्जियम ने नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल करी। साथ साथ पोलैंड और इटली में विद्रोह हुए, जिन्हें दबा दिया गया। और यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद की भी एक नई लहर उठी। तो यही था हमारा यूरोप पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जुलाई क्रांति का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जुलाई क्रांति के महत्व के बारे में। तो इसमें दिखाया कि जनता राजशाही को हटा सकती है, फ्रांस और यूरोप में राजनीतिक चेतना बढ़ा सकती है, और साथ साथ 1848 की बड़ी क्रांति के लिए भी एक प्रेरणा बनी। तो ये था हमारा जुलाई क्रांति का महत्व। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आई वो हमारी 1848 की क्रांति आई। तो 1848 की क्रांति में सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। लुई फिलिप 1830 से 48 जनता का राजा कहलाया, लेकिन धीरे धीरे उसका शासन भी बुजुर्ग वर्ग के पक्ष में झुक गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लुई फिलिप जी है। इसके बाद उन्होंने मजदूर, किसान और गरीब के तबले की हालत नहीं सुधरी, बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ी और जनता फिर से असंतुष्ट हो गई। कई ऐसे कारण थे जैसे कि आर्थिक संकट और बेरोजगारी, लुई फिलिप का भ्रष्ट शासन, साथ साथ मजदूरों और शासन की असंतुष्टि और राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की मांग। तो ये सभी कारण थे हमारे 1848 की क्रांति के। ये घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, तो फरवरी 1848 में पेरिस में विद्रोह हुआ। जनता ने फिर से बैरिकेड बनाए और सड़कों पर लड़ाई लड़ी। अब लुई फिलिप भाग गए इस बार, तो दूसरी बार गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे हम सेकंड रिपब्लिक भी कहते हैं। तो ये हमारा घटनाक्रम था। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि फ्रांस में गणराज्य की घोषणा कर दी गई। साथ साथ यूरोप भर में क्रांति हुई, जर्मनी में लोकतंत्र की मांग की गई, इटली में एकीकरण और स्वतंत्रता की कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में राष्ट्र आंदोलन हुए। लेकिन ये जो सभी क्रांति थी ये असफल रही, लेकिन जो यूरोप था उसके भविष्य के लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव इन सभी ने रख दी। तो यही थी हमारी 1848 की क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटे से सारांश के बारे में बात कर लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे कि जो 1800 बाद का जो हमारा यूरोप था, उसमें राजशाही को बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन जनता बार बार विद्रोह करती गई। सब राजवंश खत्म होते गए, सब जो राजा थे वे भागते गए। जैसे कि पहले बारवेन राजवंश खत्म किया गया, उसके बाद लुई फिलिप को भगाया गया, उसके बाद 1848 की फरवरी क्रांति ने गणराज्य की स्थापना करी। और यही जो दौर है ये हमें बताता है कि जो क्रांति की भावना है वो दबाई जा सकती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा।
और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।